मूवी की स्टार्टिंग में फीमेल लीड दिखाई जाती है जो कि बता रही है कि मेरा नाम टोंगजी है, मैं एक सीनियर स्टूडेंट हूँ, यानी बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली हूँ। मुझे ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं। मैं पूरे दिन क्लास से ज़्यादा लाइब्रेरी में रहती हूँ, जहाँ की एक सीट मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, जिसकी वजह से मुझे रोज़ सुबह जल्दी लाइब्रेरी आना होता है। लेकिन ऐसा क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगी। बाय द वे मेरी 3 रूममेट्स हैं, जिसमें से 2 हमेशा अपने कुछ ना कुछ कामों में बिजी रहती हैं, यानी मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती। लेकिन सिर्फ एक है जो कि मेरी अच्छी दोस्त है, जिसका नाम है फैंग, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है एंड उसके सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं। वैसे तो मैं एक एनिमल डॉक्टर बनना चाहती हूँ, लेकिन जब बात सर्जरी की आती है तो वो मुझसे होती नहीं, जिस वजह से मैं परेशान हूँ। पर बस मुझे एनिमल्स काफ़ी पसंद हैं, इसलिए मुझे एनिमल डॉक्टर ही बनना है। पर साथ ही मेरा एक टॉप सीक्रेट भी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना पसंद करूँगी। एक्चुअली जब मैं फर्स्ट डे कॉलेज आई थी तो तब एक लड़के पर मेरा क्रश हो गया था, जो कि एक बर्ड को वापस उसकी जगह पर रख रहा था। इसका नाम गुबिन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और काइंड है। मुझे नहीं पता था कि एक ही नज़र में मैं उसे इतना ज़्यादा पसंद करने लगूंगी, पर अब क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा शाय हूँ, इसलिए मैं अपनी फीलिंग्स पूरे 4 साल से गुबिन को बता नहीं पाई हूँ, बल्कि 4 साल से अपने मन की सारी फीलिंग्स लेटर पर लिखती रहती हूँ, जो लेटर्स मैंने आज तक गुबिन को सेंड भी नहीं करे। उसका डिपार्टमेंट गार्डन डिपार्टमेंट है एंड उसका ऑफिस ठीक लाइब्रेरी की बिल्डिंग के सामने है, इसलिए तभी तो मैं सुबह जल्दी लाइब्रेरी आकर उस सीट पर बैठती हूँ जहाँ से गुबिन नज़र आता है। एंड ऐसा मैं पूरे 4 साल से कर रही हूँ। काश कभी वो दिन आए जब मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर पाऊँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदगी में कभी गुबिन से बात नहीं कर पाऊँगी। मैं बस खुश हो जाती हूँ उसकी एक झलक को देखकर, जिसको देखने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ता है। बाय द वे मुझे ग्रेजुएट होने में अब सिर्फ 109 दिन बचे हैं, जिसके बाद फिर शायद मैं कभी गुबिन को देख भी नहीं पाऊंगी। लेकिन फिर तभी वो हुआ जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, यानी जब एक दिन मैं अपनी क्लास अटेंड करने जा रही थी कि तभी अचानक किसी वजह से गिरने वाली थी, मगर तभी गुबिन ने मुझे आकर बचा लिया। मैं शॉक थी उसे देखकर, तो वो मेरे खाए हुए एप्पल को टेस्ट करता है, फिर बाद में मुझे सॉरी करने लगा और बोला कि तुम ठीक तो हो ना, लाओ मैं तुम्हें दूसरा एप्पल ला कर देता हूँ। क्या तुम्हें पता है कि ये एप्पल ट्री एक टीचर ने काफ़ी साल पहले अपने लव को याद करते हुए लगाया था, और फिर तभी एप्पल के साथ एक नोट भी लिख कर देता है। टोंगजी उसे थैंक्स करती है और अब इससे पहले कि दोनों के बीच थोड़ी और बातें हो पाती कि तभी टीचर यहाँ आ गई, जिन्हें देखकर गुबिन जल्दी से भाग गया। टोंगजी मन ही मन बोली कि मैंने 4 साल से कितनी बार प्लानिंग करी थी गुबिन से बात करने की, पर मैं कभी इससे बात नहीं कर पाई थी, लेकिन आज अचानक इस एप्पल ट्री की वजह से हम बात कर पाए। क्या ये सच में एक लव ट्री है? फिर तो ये एप्पल मेरे लिए एक लव टोकन हुआ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टोंगजी समझ नहीं पा रही है कि गुबिन ने नोट में क्या लिखा है, क्योंकि ये लैंग्वेज काफ़ी अलग है, इसलिए लाइब्रेरी की इंचार्ज यानी मिस गू से उस लैंग्वेज के बारे में पूछती है। तो तब मिस गू ने बताया कि ये तो टाइवानीज लैंग्वेज है, जिसका मतलब है थैंक्स। टोंगजी खुश हो गई। फिर तभी मिस गू कहती है कि क्या तुम प्लीज़ अपने इस टाइवानीज फ्रेंड से मेरे लिए एक फेवर ले सकती हो? मैं बहुत टाइम से ताइवान के एक एड्रेस पर लेटर सेंड कर रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे रिप्लाई नहीं आया है, इसलिए मुझे जानना है कि वो एड्रेस ठीक है या नहीं। तो तब टोंगजी इस बात के लिए मान गई, क्योंकि इस बहाने से वो गुबिन के स्टूडियो में जाकर उससे बात कर सकती है, इसलिए हिम्मत करके स्टूडियो के बाहर आ गई। लेकिन अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई कि तभी गुबिन ही बाहर आ जाता है और टोंगजी को पहचान जाता है। टोंगजी ने बता दिया कि मुझे तुमसे कुछ काम है, तो तब गुबिन कहता है कि अंदर आ जाओ। फिर जब जैसे टोंगजी अंदर आई तो पूरी जगह को देखते हुए कहती है कि आज मैं फाइनली ऑफिस को अंदर से देख पा रही हूँ, जिसको अभी तक मैंने सिर्फ लाइब्रेरी की विंडो से देखा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह पर आकर। फिर वो गुबिन को मिस गू की रिक्वेस्ट के बारे में बताती है कि मिस गू काफ़ी टाइम से इस एड्रेस पर लेटर सेंड कर रही है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ताइवान में है तो क्या वो प्लीज़ इस एड्रेस पर जाकर बात का पता लगा सकता है, क्योंकि ये बात मिस गू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तब गुबिन इस बात के लिए मान गया। टोंगजी इतनी ज़्यादा नर्वस थी कि बात के पूरे होते ही फुल स्पीड में भाग जाती है, क्योंकि उसने काफ़ी मुश्किल से गुबिन के सामने खड़े होकर सारी बातें बोली थी, जो सब देखकर गुबिन हंसने भी लगा। अब वो अपने रूम में आई और एक बार फिर अपनी सारी फीलिंग्स लेटर पर लिखने लगी कि आज मैंने गुबिन से बात करते टाइम कैसा कैसा फील करा। साथ ही ये भी लिखती है कि ये मेरा 92 लेटर है, जिसको भी मैं गुबिन को सेंड नहीं करूंगी, बल्कि बस अपने पास संभाल कर रखूंगी। कि तभी टोंगजी की रूममेट आती है और बताती है कि मैं सैड हूँ, मेरा फिर से ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन कम से कम मेरा सीन क्लियर तो रहता है। लेकिन तुम तो बस 4 साल से एक ही लड़के के लिए लेटर्स लिख रही हो और उन्हें सेंड भी नहीं करती हो। तो तब टोंगजी कहती है कि हाँ, मुझे ऐसे ही प्यार करना पसंद है, तो मेरी छोड़ो
और फिर अपनी फ्रेंड को सोने के लिए कहने लगी। फिर सीन कट हुआ और अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं कि जब टोंगजी सोकर उठी तो पता चला कि कल वो जिस लेटर को लिख रही थी वो टेबल पर से गायब है। टोंगजी की फ्रेंड ने बताया कि वो तो मैंने गुबिन को सेंड कर दिया है, क्योंकि तुम तो कभी अपनी फीलिंग्स उसे बताती ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प करवा दी। तो तब ये बात जानकर टोंगजी इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि जल्दी जल्दी गुबिन के पास जाने लगती है और यहाँ उसको अपना लेटर दिखा, जो कि अभी तक गुबिन ने ओपन भी नहीं करा था। इसलिए टोंगजी छुपके से लेटर को लेने वाली होती है, बट गुबिन उसे देख लेता है। फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने लगता है कि आखिर मुझे ये लेटर सेंड करने के बाद अब तुमको ये वापस क्यों चाहिए, आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर। तो तब टोंगजी झूठ कह देती है कि एक्चुअली ये लेटर मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड चुन के लिए लिखा था, जिसको मैं पसंद करती हूँ। गुबिन हैरान हुआ कि अच्छा ऐसा है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड चुन को पसंद करती हो, ठीक है चलो तो फिर अब मैं तुम्हारी हेल्प कराऊंगा तुम्हारी लव स्टोरी को कंप्लीट कराने में। तो तब टोंगजी बस शांत खड़ी रही, क्योंकि उसने बात संभालने के चक्कर में और ज़्यादा रायता फैला दिया था। बाय द वे वो मौका देखकर लेटर लेके यहाँ से भाग गई और बाहर आकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगी कि अब मैं गुबिन के फ्रेंड चुन को फेस कैसे करूँगी। फिर दिखाया जाता है कि अब जब भी कभी गुबिन टोंगजी को उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ दिखता था तो वो इन दोनों से बचकर रहती थी। जब वो अपनी फ्रेंड के साथ थी तो तब भी सामने से इन दोनों को आता देख वो यहाँ से भाग जाती है। रात में टोंगजी की फ्रेंड फैंग सभी को अपने न्यू बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराती है। तो तब टोंगजी खुश हुई ये कहते हुए कि भले ही मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी फ्रेंड फैंग मेरी तरह नहीं है, उसे जो पसंद आता है उससे फीलिंग्स कन्फेस करके वो उसे डेट कर लेती है। वेल ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और जब एक दिन टोंगजी अपने लैब में थी कि तभी गुबिन अपने दोस्त के साथ यहाँ आ गया, जिन्हें देखकर टोंगजी नर्वस होने लगी क्योंकि काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट जो हुई हुई हैं। बाय द वे ये दोनों यहाँ एक सिक कैट को दिखाने लाए होते हैं, लेकिन फिर बाद में गुबिन टोंगजी को रात को साथ में मूवी देखने के लिए पूछता है जहाँ ये तीनों जाएंगे। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि चुन और टोंगजी एक दूसरे के क्लोज आ सकें। लेकिन शाम हो जाती है एंड टोंगजी मूवी देखने नहीं जाती। तो तब फैंग टोंगजी को समझाती है कि भले ही अभी गुबिन सिचुएशन को गलत समझ रहा है, लेकिन तुम तब भी मूवी देखने जाओ ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुबिन के साथ स्पेंड कर सको और उसकी अच्छी दोस्त बन जाओ। तो तब टोंगजी मान जाती है। फिर अब हम उसको चुन और गुबिन के साथ थिएटर में देखते हैं। टोंगजी का मूड वैसे तो ठीक था क्योंकि वो गुबिन के साथ जो मूवी देख रही है, लेकिन जब जैसे उसने देखा कि आगे वाली सीट पर जो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड फैंग का न्यू बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो तभी उस लड़के का पीछा करने लगी। वो बार में आ गई जहाँ वो काफ़ी सारे लड़कों के बीच में फंस जाती है जो सब बुरी तरह ड्रंक थे और टोंगजी को जाने नहीं दे रहे थे। तो तब गुबिन यहाँ आकर टोंगजी को बचाता है, लेकिन टोंगजी जल्दी से यहाँ से चली गई क्योंकि उसे फैंग के बॉयफ्रेंड को पकड़ना था। जब वो वॉशरूम में आई तो यहाँ वो छुपकर उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, लेकिन तभी फैंग का बॉयफ्रेंड और प्रेजेंट गर्लफ्रेंड ये दोनों उससे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए देख लेते हैं। तीनों के बीच लड़ाई होने लगी और जब वो लड़की टोंगजी को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी गुबिन यहाँ आ जाता है जिसने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया एंड टोंगजी से पीछे हटने के लिए बोलने लगा। फिर बस होना क्या था, गुबिन और फैंग के बॉयफ्रेंड के बीच काफी बुरी तरह फाइट होने लगती है। तो वहीं टोंगजी की उस लड़की से काफी बुरी फाइट हो रही थी। चारों एक दूसरे को मारते जाते हैं, लेकिन जब जैसी चुन यहाँ आया अपने दोस्तों की मदद कराने, लेकिन तभी गार्ड्स भी यहाँ आ गए जिस वजह से इन सभी को भागना पड़ा आगे, जहाँ टोंगजी गुबिन की इंजरीज पर मेडिसिन लगा रही थी। लेकिन जब गुबिन भी टोंगजी की चोट पर मेडिसिन लगाता है तो तब टोंगजी काफी ज्यादा नर्वस हुई क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे, लेकिन फिर तभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट डे टोंगजी परेशान है कि अब मैं फैंग को कैसे उसके बॉयफ्रेंड की वीडियो सेंड करूं, मतलब उसे अजीब लगेगा कि मुझे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा कुछ पता चला है। तो तब गुबिन कहता है कि कोई नहीं, लाओ मैं वीडियो सेंड कर देता हूँ क्योंकि मैं तो तुम्हारी फ्रेंड के लिए अननोन हूँ ना। और फिर तभी उसने वीडियो सेंड कर दी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुबिन टोंगजी के साथ मिस गो के घर आया है और बता रहा है कि जिस एड्रेस के बारे में आपने पता करने के लिए बोला था उसका मैंने पता करवा लिया है। एक्चुअली आप जिस पर्सन के लिए वहाँ लेटर सेंड करती थी वो अब वहाँ नहीं रहते हैं बल्कि अपना घर शिफ्ट कर चुके हैं। तो ये सुनकर मिस गो उदास होने लगी। फिर इन दोनों को अपनी स्टोरी बताती हैं कि एक लड़का कॉलेज टाइम में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन हम दोनों कभी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे से कन्फेस नहीं कर पाए। बहुत टाइम बीत गया, फिर अभी कुछ साल पहले मेरे पास उस पर्सन के लेटर्स आए जिसने मुझे बताया कि वो मुझे कितना ज़्यादा लाइक करता था। साथ ही उसने मुझे एक टाइवानीज़ ओल्ड सॉन्ग भी डेडिकेट करा था, लेकिन अब क्योंकि वो सभी लेटर्स टाइवानीज़ में लिखे हुए थे और ताइवान से ही मेरे पास आए थे, इसलिए मैंने उन लेटर्स को समझने में काफ़ी टाइम लगा दिया और जब खुद से लेटर सेंड करे तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। और अब तुम बता रहे हो कि वो पर्सन घर शिफ्ट कर चुका है। कम से कम अगर वो पर्सन भी मेरे लेटर्स रीड करके मेरी भी फीलिंग्स जान लेता तो मैं इस तरह रिग्रेट में नहीं रहती। और फिर तभी रोने लगी कि मुझे हिम्मत करके कॉलेज टाइम में ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देनी चाहिए थी, ना कि छुप कर रहना था।
तो तब गुबिन और टोंगजी इन दोनों को मिस गू के लिए बुरा फील होने लगता है। टोंगजी जब वापस घर जा रही होती है तो यही सब बातें सोच सोच कर परेशान थी कि कहीं एक दिन मैं भी मिस गू की तरह रिग्रेट में नहीं रह जाऊं। इसलिए मुझे हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स गुबिन से जल्द कन्फेस कर क्योंकि मिस गू ने बताया था कि उन्हें उनके लवर ने एक ओल्ड सॉन्ग डेडिकेट करा था जिसकी सीडी उन्हें आज तक कहीं मिली ही नहीं, इसलिए इस चीज़ में ये दोनों उनकी हेल्प कराते हैं। यानी काफ़ी सर्चिंग के बाद फाइनली उस सीडी को मिस गू के लिए ढूंढ लेते हैं और जब मिस गू ने फाइनली वो सॉन्ग सुना तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और खुश हो गई और अपने लवर को मिस करने लगी क्योंकि वो सॉन्ग की एक एक प्यार भरी लाइंस को फील कर पा रही होती हैं। साथ ही उन्होंने दिल से इन दोनों को थैंक्स भी करा तो तब ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया है कि गुबिन ने इस बार अपने दोस्त चुन और टोंगजी की अकेले में डेट अरेंज कराई थी, जहां चुन सीरियस नजर आ रहा था। फिर बोला कि माफ़ करना, अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसकी वजह से शायद तुमको कई रातों तक नींद नहीं आए, लेकिन मेरा सच बताना भी ज़रूरी है और वो ये है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ बल्कि तुम्हारी फ्रेंड फैंग को पसंद करता हूँ। टोंगजी खुश हो गई इस बात को सुनकर क्योंकि वो कौन सा चुन को पसंद करती थी, इसलिए बता देती है कि और मैं भी किसी और को पसंद करती हूँ। तो कुछ इस तरह इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि टोंगजी और गुबिन दोनों चैटिंग भी करने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों के एग्जाम होने वाले हैं इसलिए हार्ड वर्क भी कर रहे थे। टोंगजी को सर्जरी करने में प्रॉब्लम थी इसलिए गुबिन उसको हिम्मत देने आया, तो कुछ इस तरह वो फाइनली सर्जरी भी कर पाई जिस वजह से वो पास भी हो जाती है। दूसरी तरफ गुबिन का भी प्रोजेक्ट अच्छे से रेडी हो गया था इसलिए वो भी पास हो गया। अब ये सभी साथ में बाहर घूमने का डिसाइड करते हैं, जहाँ फैंग टोंगजी को समझा रही है कि यही वो दिन है जब तुमको हर हाल में अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी ही होगी, इसलिए बिल्कुल भी हार नहीं मानना। टोंगजी मान गई और फिर जब सभी लोग घूमने जाने के लिए रेडी थे और जब जैसे टोंगजी एकदम डिफरेंट लुक में गुबिन के सामने आई, यानी वो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही थी, तो तब गुबिन टोंगजी को बस देखता ही रह गया। यानी वो चाहकर भी अपनी नज़रें टोंगजी पर से हटा नहीं पाया क्योंकि हमें जो पसंद होते हैं वो डेली लुक में तो स्पेशल लगते ही हैं, मगर जब वो और अच्छे से रेडी होकर आते हैं तो तब एकदम अलग ही बात आ जाती है। इसलिए गुबिन की नज़रें टोंगजी पर से हट ही नहीं रही थी। बाय द वे क्रेडिट फैंग को मिलना चाहिए क्योंकि उसी ने टोंगजी को रेडी करा था। मतलब ये सभी अम्यूजमेंट पार्क आ गए जहाँ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। टोंगजी की फ्रेंड्स इन दोनों को डरा भी देती हैं ताकि ये दोनों थोड़े बहुत क्लोज आ सकें। फिर जब ये दोनों एक मिनी कार में थे एंड टोंगजी गुबिन से कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी इन्हें एक दूसरी कार ने हिट कर दिया जिस वजह से गुबिन का सर बुरी तरह घूम गया। यानी देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन फिर वो उठा और टोंगजी से यहाँ से चलने के लिए बोलने लगा। घर जाते टाइम फैंग इन दोनों से कहती है कि सॉरी टैक्सी फुल हो चुकी है, अब तुम दोनों साथ में आ जाना। तो तब गुबिन टोंगजी को घर लेकर नहीं गया बल्कि अपना सीक्रेट प्लेस दिखाने के लिए लेकर आया, जो कि टोंगजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। फिर टोंगजी हिम्मत करके गुबिन को अपने लिखे हुए लेटर्स पढ़ के सुनाने लगी, जहाँ वो सब बता देती है कि मैं तुमको डे 1 से लाइक करती हूँ। जब मैंने तुम्हें ट्रिप पर उन बर्ड्स की हेल्प करते हुए देखा था तो मुझे इतने पसंद आए कि मैं चोरों की तरह तुम्हारा पीछा करने लगी। मैंने ही छुपकर तुम्हारी उस फोटो को निकाला था जो तुमने ऑफिस के बाहर लगाई थी। साथ ही मैं तुम्हारी क्लास में भी आती थी तुमको देखने के लिए, लेकिन तुम मुझे कभी क्लास में दिखे ही नहीं। मैं बस हर रोज तुम्हारे ही आने का इंतजार करती रहती थी, फिर ऐसे तुम्हारे सामने से निकल कर जाती थी कि जैसे हम बाई कोइंसिडेंस एक दूसरे के पास से गुजर रहे हो। मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि इस बहाने में तुम्हारी एक झलक देख पाती थी। फिर फाइनली हम उस दिन मिले जब तुमने मुझे गिरने से बचाया था और मेरे एप्पल को खाया था। फिर बस धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई और सब कुछ मेरे लिए एक सपने की तरह था। इनफैक्ट अब भी ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ और तुमको फाइनली अपने मन की सब बातें बता रही हूँ कि कैसे इन पूरे 4 साल मैंने तुमको दिल से पसंद करा है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो बल्कि मेरी दुनिया बन चुके हो, जिसको सोचे बिना मेरा एक दिन भी पूरा नहीं होता। तुम्हारी ही वजह से मुझे सर्जरी करने की हिम्मत आई और मैं फाइनली पास हुई, इसलिए थैंक्स मेरे इन कॉलेज डेज को स्पेशल बनाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो मेरे पास इतनी प्यारी यादें नहीं होती। और फिर अब जब फाइनली गुबिन को आई लव यू कहने ही वाली थी, लेकिन तभी गुबिन उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो, यानी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। टोंगजी शॉक रह गई गुबिन की इस बात को सुनकर। फिर गुबिन आगे बोला कि मैं तो सभी की हेल्प कराता हूँ, सभी के साथ काइंड हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे गलत समझो, इसलिए प्लीज चुप हो जाओ, रात काफी हो चुकी है, हमें अब घर चलना चाहिए। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि मैं ग्रेजुएशन के बाद ताइवान शिफ्ट होने वाला हूँ, फिर शायद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तो तब टोंगजी का दिल और बुरी तरह टूट गया कि कैसे गुबिन ने टोंगजी को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि शायद गुबिन ने टोंगजी को कभी 1% ऐसे ही अब काफी दिन बीत जाते हैं और बताया जाता है कि टोंगजी ने गुबिन से मिलना छोड़ दिया है। वो पूरे दिन उदास
रहती है, पहले की तरह शांत हो चुकी है, ना ही किसी से बात करना, ना ही किसी से मिलना, ना ही कभी हंसना, क्योंकि उसे रिजेक्ट होने से ज्यादा दुख इस बात का था कि गोविंद ने उसे आई लव यू तक कहने नहीं दिया था, जो कि टोंगजी का कहने का कब से मन था। टोंगजी इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो, बस पूरे टाइम अकेले ही रहने लगी। ऐसे ही अब ग्रेजुएशन से पहले पार्टी डे दिखाया जाता है, जहाँ गोविंद भी था, लेकिन गोविंद और टोंगजी एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते, ना ही कोई बात करते हैं। अब हम ग्रेजुएशन डे देखते हैं, जहाँ सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन सिर्फ टोंगजी थी जिसे किसी भी बात की कोई खुशी नहीं थी। वो बस बहुत ज्यादा उदास होती है। और जब यहाँ से जा रही थी कि तभी उसने देखा कि गोविंद के प्रोजेक्ट को फर्स्ट रैंक मिली है। साथ ही उसने अपना सिंगल फोटो नहीं बल्कि टोंगजी के साथ वाले फोटो को पेस्ट करा रखा है। टोंगजी शॉक रह गई कि क्या मैं गोविंद के लिए थोड़ी बहुत स्पेशल हूँ, अगर हाँ तो ये बात छुपा क्यों रहा है। इसलिए तभी बॉयज हॉस्टल आ जाती है गोविंद से बात करने के लिए, लेकिन चुन ने बताया कि गोविंद तो एयरपोर्ट जा चुका है। तो तब टोंगजी एयरपोर्ट पर भागती हुई आई एंड जोर से गोविंद को पुकारने लगी। गोविंद हैरान था टोंगजी को देखकर। फिर टोंगजी डायरेक्ट जोर जोर से गोविंद को आई लव यू कहने लगती है, यानी साफ साफ बता देती है कि हाँ, मैंने इन 4 सालों में तुमको पागलों की तरह प्यार करा था, लेकिन मुझे बदले में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम जिस भी किसी लड़की को पसंद करो उसके साथ खुश रहो। अगर आज मैं तुमसे ये सब नहीं कहती तो मुझे भी मिस गू की तरह रिग्रेट रहता। तो तब गोविंद बस टोंगजी को देखते हुए स्माइल करता है, यानी कोई रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि वो खुश है कि टोंगजी अब ब्रेव बन चुकी है। तो पूरे 1 साल के बाद दिखाया गया, जहाँ आज टोंगजी अपनी रूममेट से मिली और हमें पता चला कि अब फैंग और चुन दोनों कपल बन चुके हैं। बाकी की फ्रेंड्स भी अपनी लाइफ में अच्छा कर रही थी, साथ ही टोंगजी भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल बन चुकी थी। अब जब वो रात में घर जा रही थी तो बताने लगी कि मिस गू की डेथ हो चुकी है, जिसका मुझे दुख है। फिर तभी टोंगजी का गोविंद की जगह देखने का मन करा, इसलिए वो गोविंद के सीक्रेट प्लेस पर आ गई, जहाँ की कंडीशन अब पहले की तरह ठीक नहीं थी, बस ओके ओके थी। हैरानी की बात यह थी कि यहाँ लेटर बॉक्स के अंदर टोंगजी को एक लेटर मिला, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि गोविंद ने रखा हुआ था, वो भी टोंगजी के लिए। इसलिए वो उस लेटर को जल्दी जल्दी से रीड करने लगती है। फिर तभी शॉक रह गई ये जानकर कि इसमें गोविंद ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी हुई हैं। गोविंद सबसे पहले तो ये बताता है कि जब मैं मिस गू के लवर के घर गया था, मतलब जहाँ वो शिफ्ट हो चुके थे वहाँ, तो मुझे पता चला था कि उनकी डेथ हुए हुए काफी साल हो चुके हैं और उनके सामान में मुझे काफी सारे मिस गू को लाकर दे दिए थे, क्योंकि वो सभी मिस गू के लिए थे। एंड ये सभी वो लेटर्स थे जो मिस गू के लवर ने शुरुआत से मिस गू के लिए लिखे थे। मिस गू काफी ज्यादा उदास थी, लेकिन फिर मैंने उनको समझाया कि अब उनके लवर की सोल हैप्पी होगी, क्योंकि आप तक ये सब बातें पहुंच चुकी हैं। हमने उन लेटर्स को बोट बनाकर पानी में बहा दिया। फिर मुझे दिन रात बस वो आवाजें सुनाई दी जब तुमने मुझे आई लव यू बोला था। फिर गोविंद सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करता है कि जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था, तो उस दिन मैंने भी तुम्हें पहली बार देखा था और मुझे भी तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था, क्योंकि तुम्हारा ब्राइट फेस उस भीड़ में अलग ही दिख रहा था, जिसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र थी कि कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। इसलिए उस दिन से तुम भी मुझे पसंद आ गई थी। मैं तुमको देखने के खातिर तुम्हारी क्लास में आता था, लेकिन उस टाइम तुम मुझे देखने के लिए मेरी क्लास में आई हुई होती थी। तो कुछ इस तरह इतने पास होते हुए भी हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। और जब जब तुम ट्रिक लगाकर मुझे छुपके से देखने आती थी, तो मैं भी तुम्हें फुल नोटिस करता था। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन फिर आखिरकार मैं तुमसे उस दिन मिला जब मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था। मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आया था, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहता था। मैंने भी ट्रिक लगाकर तुम्हें चिट पर टाइवानीज लिखकर दी थी, इस उम्मीद से कि इसका आंसर पूछने तुम मेरे पास बार बार आओगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम उसी दिन उन वर्ड्स का मतलब पता कर लोगी। फिर जैसे जैसे हम साथ रहते गए, हमारा प्यार और गहरा होता गया और मैं काफी ज्यादा खुश था तुम्हें पाकर कि जैसे अब हम हमेशा ही साथ में रहेंगे। लेकिन जिंदगी ने मेरे साथ मजाक कर दिया। यानी मुझे ग्रेजुएशन के 1 महीने पहले पता चला कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है और मेरे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है। मैं इस बात को जानकर बुरी तरह टूट गया था। मेरी जिंदगी की सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा रोया भी था और ड्रिंक भी करने लगा था। लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता था तो मेरे अंदर जीने की उम्मीद आने लगती थी, यानी मैं खुश होता था। इसलिए मैंने इन आखिरी के दिनों को तुम्हारे साथ स्पेंड करने का डिसाइड करा। पर जब मुझे फील हुआ कि तुम ही मुझे मेरे ही जितना प्यार करती हो और तुम्हारे लिए, इसलिए उस दिन मैंने तुम्हें बीच में ही रोक दिया था, यानी पूरी बात नहीं कहने दी थी, ताकि तुम मेरी वजह से परेशान नहीं हो। शायद जब तक तुम्हें ये लेटर मिले तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ, पर तुम्हारा थैंक्स मेरे आखिरी के दिनों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और इतनी सारी प्यारी यादें देने के लिए। टोंगजी काफी ज्यादा उदास होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात टोंगजी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी कि गोविंद हमेशा के लिए दुनिया से जा चुका है। उसकी नजर एक पेंटिंग पर गई, जिसे जब जैसी टोंगजी ने देखा तो वो बुरी तरह सरप्राइज रह गई, क्योंकि ये पेंटिंग और किसी की नहीं बल्कि टोंगजी की ही थी।
इसका मतलब वो जब भी लाइब्रेरी की विंडो से गुबिन को देखती थी तो गुबिन भी टोंगजी को फुल नोटिस करता था। क्या तभी गुबिन की आवाज आई जो कि टोंगजी को पुकार रहा है। मुड़कर देखने पर पता चला कि ये गुबिन की सोल है, जिसको देखकर टोंगजी भी काफी ज्यादा खुश हुई क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया था। यानी मिस गू और उनके लवर की तरह बातों को अपने मन में रखकर कोई रिग्रेट नहीं रखा। और बस फिर इसी हार्ट टचिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।